काशीपुर गांव में गंगाराम नाम का एक अनाथ युवक रहता था। पढ़ने के नाम पर वह सिर्फ इतना ही जानता था कि शून्य को गोल अंडा कहते हैं और बाकी सब काले अक्षर भैंस बराबर। मेहनत करने में भी वह बहुत घबराता था क्योंकि वह सीखिया पहलवान था। इन सब कमियों के बावजूद भी गांव के लोग उसे टल्ल मारने की वजह से बहुत चाहते थे। वह टल्ल मारने में बहुत माहिर था और इतनी लंबी लंबी टल्ल मारता था कि लोग रोते हुए भी उसकी टल्ल सुनकर हंस पड़ते थे। इसलिए उसका नाम गंगाराम टल्ली पड़ गया था। इसी बात की वह दो दो रोटी पा लेता था। एक दिन सुबह सुबह उसे घर से बाहर निकलता देख, अरे भैया गंगाराम टल्ले, आज सुबह सुबह कहाँ के सैर सपाटे पर चल दिए? अब तुमसे क्या छिपाए भैया, सुंदरगढ़ के महाराज ने अपनी राजकुमारी के साथ हमारी शादी का पैगाम भेजा है। शादी का पैगाम? अरे क्यों सुबह सुबह टल्ल मार रहा है भैया? इसमें टल्ल मारने वाली क्या बात है? जो सच्ची बात थी वह तुम्हें बता दी। सुबह सुबह झूठ बोलने की आदत तो मुझे है नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन राजा का पैगाम तो आया ही है। मैं उसे टाल भी कैसे सकता हूँ? जाना ही पड़ेगा। वहां जाकर क्या किसी बदरिया से शादी करो गंगाराम जी? वाह, खूब जमेगी तुम्हारी जोड़ी बदरिया के साथ। लेकिन गंगाराम ने उनकी हंसी की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव से बाहर निकला, उसे मंगाराम भिकमंगे नाई ने टोक दिया। मंगाराम को भिकमंगा नाई सब लोग इसलिए कहते थे कि वह हर वक्त किसी न किसी से कुछ मांगता ही रहता था और कामचोर था। अरे भाई गंगाराम टल्ली, आज सुबह सुबह कहाँ चल रही है? सत्यानाश हो तेरा, कितने नेक काम से जा रहा था मैं, टोक दिया ना। अरे भिकमंगे, मैं तेरी तरह भीख मांगने नहीं जा रहा। चल अब इसी बात पर एक बीड़ी निकाल। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है तुम्हारे टल्ल मारने की तरह। ले पी बीड़ी। तू भी क्या याद करेगा कि किसी रईस से पाला पड़ा था? चुप भिकमंगे नाई, क्यों अधिक बोलकर अपनी शामत बुलाता है? चल माचिस भी निकाल जल्दी से, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। वाह, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद भी करते हो। माचिस नहीं है मेरे पास, भिकमंगा कहीं का। भगवान करे तू कुंवारा ही मर जाए। आधे दिन आधी रात में गांव का रास्ता पार कर गंगाराम पास के दूर गांव में बौने मूर्तिकार के यहाँ जा पहुंचा। बौना मूर्तिकार गंगाराम को अच्छी तरह जानता था। राम राम बौने भैया, जरा माचिस देना, आग लगानी है। अभी देता हूँ भाई, तुम बैठे तो। बौने मूर्तिकार ने उसे बीड़ी की जगह सिगरेट सुलगा कर दे दी। हाँ, अब बताओ गंगाराम टल्ली, तुम सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे के लिए जा रहे हो? अब क्या बताऊं भैया, सुंदरगढ़ के राजा ने मुझे अपनी बेटी की शादी का पैगाम भेजा है और मेरा फोटो मंगवाया है। फोटो तो कोई है नहीं मेरे पास। सोचता हूँ क्यों ना मैं अपनी मूर्ति बनवाकर ही उनके पास भिजवा दूं। गंगाराम ने आदत अनुसार पुनः टल्ल मारी। क्या बुरा नहीं है, खूब जमोगे मूर्ति में। लेकिन बौने भैया, मुझे छैनी हथौड़ी चलाना तो आता नहीं, फिर अपनी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? छैनी हथौड़ी चलाना कौन सा मुश्किल काम भैया, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, एक दिन में ही सीख जाओगे। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों की जाए? आज से ही शुरू कर देता हूँ, शाम तक मेरी मूर्ति बन ही जाएगी। लो, ये संभालो छैनी हथौड़ा। जिस जगह मैं इशारा करूँ तुम वहीं वहीं छैनी हथौड़ा चलाते जाना, समझ गए ना? ठीक है भैया, मैं तुम्हारे इशारे पर ही छैनी हथौड़ी चलाऊंगा। वाह, मजा आ गया। आज खूब उल्लू बनेगा यह गंगाराम टल्ली। रोज सबको उल्लू बनाता है अपनी टल्ल मारकर। और यहाँ चलाओ। अभी लो बौने भैया। गंगाराम बौने के इशारे पर छैनी हथौड़ी चलाने लगा। शाबाश मेरे गंगाराम टल्ली, क्या खूबसूरत मूर्ति बनेगी तुम्हारी। निशाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट मालूम पड़ते हो। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तभी एक मक्खी बौने के माथे पर आ बैठी। आए, यह कौन सा जानवर मेरे माथे पर चढ़ गया? बौने ने तुरंत अपनी उंगली के इशारे से उस मक्खी को उड़ाना चाहा, मगर गंगाराम समझा, ओह, अब शायद अपने माथे पर छैनी हथौड़ी चलाने के लिए इशारा कर रहा है। और अगले ही पल गंगाराम ने उसके इशारे पर छैनी हथौड़ी उसके माथे पर चला दिया। बौने भैया, तुम जहाँ जहाँ इशारा करोगे मैं वहीं छैनी हथौड़ी चलाऊंगा। मर गया है राम।
माथे में छेनी के धंसते ही बौना बेचारा यमपुरी की सैर पर चला गया। अरे ये तो मर गया बेचारा। बौने की चीख पुकार सुनकर आसपास से गुजरते बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। यह खूनी है, कातिल है। तुमने इसको क्यों मार डाला नीच? मारो इसे। अरे ठहरो भैया ठहरो, न तो मैं खूनी हूँ और न कातिल। मैं तो इससे मूर्ति बनाना सीख रहा था। इसने अपने सिर पर छेनी हथौड़ा चलाने का इशारा किया तो मैंने चला दिया। अब यह मर गया तो मेरा इसमें क्या दोष है? यह तो भगवान का दोष है जो ऐसी मौत लिख दी इसके भाग्य में। गांव के लोगों ने उसी वक्त पंचायत बुलाई और गंगाराम को पंच के सामने मुलजिम बनाकर पेश किया। क्यों भाई गंगाराम, तुमने उस बौने मूर्तिकार का खून क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कोई दुश्मनी नहीं थी पंच परमेश्वरों, मैंने जानबूझकर उसका खून नहीं किया। मैं तो मूर्ति बनाना सीख रहा था और वह अपने हाथ के इशारे से मुझे छेनी हथौड़ा चलाना बता रहा था कि अचानक। कहते कहते अचानक गंगाराम चुप हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या जी, अंत में उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और छेनी हथौड़ा वहीं चला दिया। छेनी उसके सिर में धंस गई और वह राम को प्यारा हो गया। अब बताइए पंचो जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? गंगाराम की पूरी बात सुनने के बाद पांचों पंच एक जगह बैठ गए, आपस में सलाह मशविरा करने लगे। बौने मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ा चलाने का इशारा अपने सर की ओर ही क्यों किया? हो सकता है कि वह ऐसी किसी मुसीबत में हो जिससे वह आत्महत्या करना चाहता हो। और उससे आत्महत्या करने का यही तरीका उचित लगा हो। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। इसका अर्थ है कि गंगाराम निर्दोष है। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद पंचों ने अपना फैसला दिया। बौना मूर्तिकार शायद अपनी इस बौनी जिंदगी से उकता गया था, इसलिए उसने आत्महत्या करने की बजाय इस तरह मरना उचित समझा। क्योंकि बौना होने के कारण वह स्वयं को फांसी लगाने में असमर्थ था, इसलिए पंच इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गंगाराम का इस हत्या में कोई संबंध नहीं और वह निर्दोष है। इसलिए यह पंचायत इसे दोष से मुक्त करती है। वह जहां भी जाना चाहे जा सकता है। फैसला सुनकर सच कहते हैं पंच ही असली परमेश्वर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा पंच परमेश्वर। ईश्वर तुम्हें जल्द से स्वर्ग दे। फिर गंगाराम ने उस गांव में एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा। जल्दी भाग चल बेटा गंगाराम, तेरी एक टल्ल से मूर्ति भी गई और मूर्तिकार भी। और वह तुरंत गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया। अचानक अरे जंगल में सोने के जेवर किसके हो सकते हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। गंगाराम ने चारों ओर किसी को न पाकर सारे जेवर उठा लिए और आगे चल पड़ा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया था। अंधेरा होने वाला है, उस पर भयानक जंगल। अगर कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया तो। अभी उसने यह सोचा ही था कि अचानक अरे बाप रे शेर, आज तो पूरे फंसे। हे ईश्वर मेरी मदद कर और अपने इस भक्त को बचा ले जो तुझे सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। और फिर जैसे ही शेर ने गंगाराम पर छलांग लगाई, हाय मेरी माँ, क्या करूं मैं? अरे हाँ, ध्यान आ गया और गंगाराम ने साहस करके शेर के दोनों पंजे दूसरी तरफ से पकड़ लिए। अब बोल बेटा, गंगाराम को डराता है? जानता नहीं वह तेरा भी बाप है। शेर ने काफी जोर आजमाइश की, लेकिन गंगाराम की पकड़ से छूट नहीं सका। खूब जोर लगा ले प्यारे, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, समझा बच्चे? इस पकड़ा धकड़ी में गंगाराम की जेब से सारे जेवर निकलकर जमीन पर गिर पड़े थे। कुछ पलों बाद, मैं कब तक इसे पकड़े रहूंगा? मेरा तो दम ही निकल जाएगा। फिर सारे जेवर भी जेब से निकल गए हैं। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। हे ईश्वर, उस व्यक्ति ने तो आदमखोर शेर को पकड़ रखा है। इतना बहादुर है वह, चलकर उसे मुबारकबाद देना चाहिए। तुरंत ही वह व्यक्ति गंगाराम के पास पहुंचा। बहुत बहुत मुबारक हो बड़े भाई। आहा, तुम खूब मौके पर आए भाई। सुनो मेरे राजा भैया, मैं इसे पकड़े पकड़े बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम इसे पकड़ लो ताकि मैं आराम कर लूं, वरना यह कमबख्त भाग जाएगा। वैसे ही यह बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। नहीं भाई, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। अरे तुम इंसान होकर चूहे शेर से डरते हो?
मैं तो नहीं डरता। और फिर यह पेड़ तो रगड़ खाने पर सोने के जेवर देता है। यह देखो जमीन पर कितने सारे जेवर बिखरे हुए हैं, तुम्हें भी ढेर सारे मिल जाएंगे। अपना तो उसूल है मिल बांट कर खाने का। उस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े उन जेवरों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसा है तो फिर तुम जल्दी से हटो, लेकिन एक शर्त है मेरी। अब यह पेड़ जो जेवर देगा वे सब मेरे होंगे, उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। मंजूर है। और उस आगंतुक ने तुरंत ही शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए। वाह, कैसा विचित्र करिश्मा है। शेर की रगड़ से पेड़ जेवर देता है। अब तो मैं भी धनी हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी। जबकि गंगाराम जल्दी जल्दी अपनी जेब से गिरे हुए जेवर को बटोरने लगा। उसे छोड़ मत देना, जोर से पेड़ के साथ रगड़ना, तभी तो पेड़ बहुत सारे जेवर देगा। मालामाल हो जाओगे, समझ गए ना? सब समझ गया भैया। मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक यह पेड़ जेवर देना बंद नहीं कर देता। मुझे अपनी शादी जो करनी है। सारे जेवर उठा लेने के बाद, अच्छा दोस्त मैं तो चला, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की, तुम्हारे कोई और करे, पर जाते जाते इतना अवश्य बता दूं, यह जेवर मेरी जेब से ही गिरे थे। क्या कहा? यह पेड़ जेवर नहीं देता? अरे शैतान सुन तो सही। मैं, हे ईश्वर, मैं तो आज बेमौत मारा जाऊंगा। इसे छोड़ना नहीं मेरे भैया, यह आदमखोर शेर है, तुम्हें चीर फाकर कच्चा ही खा जाएगा, पकाने की भी जहमत नहीं उठाएगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। रात भर चलते रहने के पश्चात गंगाराम जंगल के पार दूसरे दिन सुबह एक गांव के लाला की दुकान पर पहुंचा। राम राम लाला जी, जरा इसके पिस्ते तो देना। हाँ, होने के जेवर, लगता है कोई मालदार आजामी है। लेकिन पिस्ते खरीदने के पश्चात गंगाराम वहां रुका नहीं और पिस्ते खाते हुए आगे बढ़ चला। सब मुझे मालदार समझ रहे हैं, ये सब जेवरों की माया है। वाह लक्ष्मी मैया, तेरा भी जवाब नहीं। शायद इसीलिए तुम उल्लू की सवारी करती हो। कुछ दूर और चलने पर गंगाराम को एक तालाब के किनारे एक धोबी कपड़े सुखाते हुए दिखाई दिया। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। अगर उन कपड़ों में से एक जोड़ी मुझे मिल जाए तो मैं भी किसी राजकुमार से कम नहीं लगूंगा। और अगले ही पल वह उसके पास जा पहुंचा। राम राम धोबी राजा, तुम्हें शत शत प्रणाम है। राम राम भैया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, कहाँ से आए हो, कौन हो? मेरा नाम मेरी टल्ल सुनो है, मुझे अपना मित्र समझो भैया। लो पिस्ते खाओ। पिस्ते? या तो बहुत महंगे आते हैं। अरे आते होंगे भाई, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत सस्ते हैं, लो खाओ। काफी धनी मालूम पड़ता है। अरे भैया शर्माते क्यों हो, जी भर खाओ ना। मैं कौन सा मोल ले आया हूँ? मोल में नहीं खरीदे तो फिर कहाँ से लाए इतने सारे पिस्ते हैं? वह देखो दूर सामने की झाड़ियों में पिस्ते से भरा एक बोरा पड़ा है। शायद कोई काला बाजारी उसे वहां छिपा कर रख गया था। पिस्ते से भरा बोरा? मजा आ गया मेरे टल्ल सुनो भैया, तुम जरा यही ठहरो, मैं अभी उस बोरे को लेकर आता हूँ, फिर मैं भी रोज पिस्ते खाया करूंगा। कहते हैं लालच बुरी बला होती है। धोबी भी लालच में आकर उन झाड़ी को दौड़ पड़ा। जरा मेरे कपड़ों का ख्याल रखना भैया, अभी गया और अभी आया। जरूर भैया, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तू भी जिंदगी में याद करेगा बेटा कि कभी तेरा पाला गंगाराम टल्ली से पड़ा था। और फिर धोबी की नजरों से ओझल होते ही गंगाराम ने उन कपड़ों में से एक पोशाक छाट ली। वाह क्या पोशाक है, बिल्कुल राजकुमार जैसी लगती है। संयोग से वो पोशाक उस देश के राजकुमार की ही थी। उस पोशाक को पहनने के बाद गंगाराम भी राजकुमार जैसा ही लगने लगा। बेटा गंगाराम, अब जल्दी से यहाँ से भाग चल, वरना वह गधों का बाप आता ही होगा। और उधर जब धोबी पिस्ते का बोरा न पाकर खिसियाया सा उस झाड़ी से बाहर निकला तो उसके सारे बदन में खुजली मच रही थी। झूठा कहीं का, बदमाश कहीं का, टल्ली कहीं का, मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि उसकी बातों में आ गया। भला कोई पिस्ते का बोरा भी इस तरह छोड़कर भाग जाएगा क्या? उसके घर में जगह नहीं रहेगी क्या जो झाड़ियों में डाल जाता? और जब वह झुंझलाता हुआ तालाब के किनारे पहुंचा, अरे कहाँ गया वह? कहीं वह अपना कोई और करिश्मा तो नहीं दिखा गया? फिर जैसे ही उसकी नजर अपने इधर उधर फैले कपड़ों पर पड़ी, कमबख्त तो राजकुमार के कपड़े ले गया। अब क्या होगा? राजकुमार तो मुझे इसी तालाब में डुबो डुबो कर मार डालेगा। हे भगवान! अगले ही पल मेरी टल्ल सुनो, राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया। रास्ते में उसे दो राहगीर
आते हुए मिले। धोबी को चिल्लाते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ भैया? मेरी टल्ले सुनो राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया है। तुमने उसे उधर से जाते हुए तो नहीं देखा? अजीब पागल है, न जाने क्या कह रहा। धोबी की बात राहगीरों की समझ में नहीं आई। ये भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं भैया, मैं पागल नहीं हुआ। यह सचमुच राजकुमार के कपड़े लेकर भाग गया है और उसने अपना नाम भी बताया था, मेरी टल्ले सुनो। धोबी की बात अब भी राहगीरों के समझ में नहीं आई थी। हमें माफ करो भैया, किसी और को सुनाना अपनी यह टल्ले। अरे सुनो तो। जबकि गंगाराम एक गांव में लगे बैसाखी के मेले में राजकुमार के कपड़े पहने हुए बड़ी शान से घूम रहा था। सब लोग उसे अपना राजकुमार समझकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। हे राजकुमार जी, आप इस मेले में, वाह, भाग्य खुल गए इस गांव के। मजा आ गया, सब लोग मुझे सचमुच ही राजकुमार समझ रहे हैं। मेले में एक जगह हाथी बिकते देखकर गंगाराम रुक गया। अरे भाई, ले लो ले लो, ऐसे हाथी किसी के पास नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे ही पास मिलते हैं। हाथी? भाई वाह, इस मेले में तो हाथी भी बिक रहा है। बेटा गंगाराम, लोग कहते हैं हाथी जिंदा 1 लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। लखपति बनने का पूरा पूरा चांस है। लॉटरी से तो अच्छा है, कम से कम नंबर खाली तो नहीं जाएगा। या तो हर सूरत में लखपति बनाएगा। और गंगाराम हाथी बेचने वाले के पास जा पहुंचा। आप राजकुमार जी, आप सुनो हाथी के बाप, मुझे एक बढ़िया सा कीमती हाथी चाहिए, पैसे राजमहल में आकर ले जाना। तौबा तौबा, पैसे और आपसे लूंगा? आप तो हमारे अन्नदाता है हुजूर, आपको जो भी हाथी पसंद हो ले लीजिए। ठीक है, हम अपनी पसंद का हाथी छांट लेते हैं। और हाँ, तुम कभी हमारे दरबार में आना, हम तुम्हें अपने पिता का सारा खजाना इनाम में दे देंगे। हुजूर की लंबी उम्र हो। और गंगाराम ने जल्दी एक नीला हाथी छांट लिया। मुझे यह हाथी पसंद है। बहुत अच्छा हुजूर। लेकिन जैसे ही गंगाराम उस सफेद हाथी पर चढ़ा, वह धोबिया पहुंचा। पकड़ो पकड़ो, मेरी टल्ले सुनो को पकड़ो, वह राजकुमार नहीं को चालबाज है। क्या चालबाज? अरे धोबी, यह कमबख्त यहाँ भी आ पहुंचा। भाग बेटा गंगाराम। और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, हाथी को दौड़ाता हुआ बेताज बादशाह वहां से 9-11 हो गया। अरे कोई उसका पीछा करो, वह राजकुमार के कपड़े चुराकर भाग रहा है। कैसे पकड़े उसे? वह तो हाथी पर सवार हो भाग गया। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, वह मेरी सबसे कीमती हाथी ले गया। थोड़ी देर बाद, बेटा गंगाराम, आज बच गए, अगर पकड़े जाते तो बिना पैसों के हजामत बन जाती तुम्हारी। एक सुनसान रास्ते पर, रात होने वाली है, मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, वरना लुटेरों का कोई भरोसा नहीं, कहां और कब मिल जाए। अगले पल बदकिस्मती से वहीं पास में कुछ डाकू मौजूद थे। सरदार, वह देखो, कोई उधर ही आ रहा है। कोई राजकुमार मालूम पड़ता है, शायद शिकार खेलते हुए रास्ते से भटक गया है। और जैसे ही गंगाराम उन डाकुओं के पास पहुंचा, डाकुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कौन हो तुम? उफ, फिर फंस गया। शायद मुझे राजकुमार समझकर ही इन्होंने घेरा है। अगले ही पल, डाकू जी, मैं राजकुमार नहीं हूँ, बस एक मामूली आदमी हूँ। यह झूठ बोल रहा है सरदार, ये राजकुमार ही है। सब डाकू घोड़े से नीचे उतर पड़े। गंगाराम भी हाथी से नीचे उतरा। हमें बेवकूफ बनाता है, कपड़े तो राजकुमार के पहने हैं और कहता है मामूली आदमी हूँ। चल निकाल माल। माल भी निकालता हूँ, मगर डाकू जी, अपनी उस दंबूक को मत चलाना, मुझे उसकी आवाज से भी डर लगता है। फिर जब मैं सब कुछ दे ही रहा हूँ तो चलाने की क्या जरूरत है? राजकुमार होकर भी डरता है। और गंगाराम ने कांपते हाथों से अपने पास के सारे जेवर निकालकर डाकू सरदार को दे दिए। बस इसके अलावा अब मेरे पास कुछ नहीं है। तू कहता है तो हम मान लेते हैं कि तेरे पास कुछ नहीं है। अब तू जल्दी से अपने इन कपड़ों को भी उतार दे। ठंड के दिन थे, इसलिए कपड़े उतारने की बात से ही गंगाराम के होश उड़ गए। डाकू जी, मुझ पर इतना जुल्म मत ढाइए, मैं तो कुल्फी बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, हम जमी हुई कुल्फी भी खा लेंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। तुम लोग देख क्या रहे हो? इसके कपड़े उतारकर इसे नंगा राजमहल में भेज दो। नहीं सरदार, इसे राजमहल मत भेजो, अपने साथ ले चलो। राजा से इसकी बड़ी फिरौती के रूप में हम कीमत वसूलेंगे। या ठीक है, ले चलो इसे अपने साथ।
गंगाराम बहुत चीखा चिल्लाया, मगर डाकुओं को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके सारे कपड़े उतार लिए गए। इसे हाथी पर बिठाकर ले चलो, क्योंकि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। चल बैठ हाथी पर। और डाकू से जबरन हाथी पर बिठाकर अपने साथ लेकर चल दिए। अरे शैतान के औलादो, मुझे कुछ पहनने को तो दे दो, वरना मेरे ऊपर बर्फ जम जाएगी। जमने दो, हम शराब में डालकर उसे पी जाएंगे। बेटा गंगाराम, आज तो खूब फंसा इन शैतानों में। बीच मझधार से तो निकल आए, पर किनारे पर आकर डूब गए। मच्छर सिंह उस इलाके का नामी डाकू था, जिसको पकड़वाने वाले को राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इनाम घोषित कर रखा था, क्योंकि उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया था। उसका अड्डा दूर बीहड़ में था। वहां पहुंचते पहुंचते उन लोगों को रात हो गई। यह तुम मुझे किस लोक में ले आए डाकू महाराज? यह डाकू मच्छर सिंह का अड्डा है। भीतर चलो, फिर हम तुम्हारी ठंड दूर कर देंगे। कपड़ों को खूंटों पर ताकने के बाद डाकू गंगाराम को लेकर गुफा में पहुंचे। चलो तुम सब लोग पीने पिनाने का इंतजाम करो, आज की रात हम जश्न मनाएंगे। बोलो सरदार मच्छर सिंह की जय। अरे कमबख्तो, मुझ पर कुछ तो रहम करो, ठंड से मेरी हड्डियां सिकुड़ी जा रही है। और फिर लो सरदार, थोड़ी सी उसे भी पिला दो। नहीं डाकू जी, मैं शराब नहीं पीता हूँ, अगर पीऊं तो ऊपर से मेरी अम्मा आकर मारेगी। शराब? छी छी, किस मनहूस चीज का नाम ले दिया? यह सोमरस है मूर्ख, देवताओं का प्रसाद। बेटा राजकुमार, आज तू इसे अपनी घुट्टी समझकर पी जा। लेकिन जब गंगाराम शराब पीने को तैयार नहीं हुआ, तो डाकू उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके गले में शराब उड़ने लगे। ओ राजकुमार, आंखें बंद कर पी जा, ऐसा अमृत राजमहल में भी नसीब नहीं होता होगा। पी ले बेटा, दूध समझकर ही पी जा। शाबाश मेरे बघेरों, इसे सारी बोतल पिला दो। डाकू जी, आप मुझे चार चार क्यों नजर आ रहे हैं? अरे मैं कहाँ उड़ा जा रहा हूँ? मुझे पकड़ो, वरना मैं उड़ जाऊंगा। इसे पीकर ऐसा ही होता है बेटा। अभी तो हम तुझे 4 नजर आएंगे, फिर 8। एक एक बोतल पीने के बाद सरदार के साथ सारे डाकू भी नशे में झूमने लगे। आओ राजकुमार भाई, एक डिस्को डांस करोगे? डांस? यह किस चिड़िया का नाम है? यह हमको बना रहा है सरदार, इसको डांस और गाना दोनों आता है। अच्छा चल अब शुरू हो जा, वरना हमें तुझसे झगड़ा डांस करना होगा। लेकिन मुझे नाचना नहीं आता। ठीक है, यदि नाचना नहीं आता तो फटाफट कोई फिल्मी गाना सुना दे। फिल्मी गाना? ठीक है, मैं गाना गाता हूँ डाकू जी, तुम सब डांस करो फटाफट वाला। और गंगाराम बकायदा गधे की तरह रेकने लगा। डिस्को राजा, डिस्को रानी, अरे यह क्या पिलाया तुमने, बड़ा मजा आया। जरा जम के रानी, मेरे मर गई नानी, अब तुम खत्म करो ये कहानी। आधी रात तक नाच गाना चलता रहा, और जब सब लोग थक गए, रात काफी बीत गई, अब तुम सो जाओ। और सुनो, इस राजकुमार को राजकुमारी के साथ ही बंद कर दो। जो आज्ञा सरदार। फिर सरदार गंगाराम से बोला, सुन बे राजकुमार, यहाँ से अगर भागने की कोशिश की तो ध्यान रखना, बाहर मेरे जो आदमी खड़े हैं वे सब गूंगे हैं, वे खुद नहीं बोलते, बस उनकी बंदूक बोलती है। समझ गया ना? समझ गया सरदार जी। फिर एक कमरे में उसे धकेलते हुए, चल जल्दी से घुस जा और अंदर से सांकल लगा ले, क्योंकि बाहर सांकल नहीं है। नशे में होने के कारण गंगाराम फुटबॉल की तरह दूर तक लुढ़कता चला गया। कौन हो तुम, और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते नहीं हम राजकुमारी हैं। गुस्ताखी माफ करना राजकुमारी जी, मैं खुद अंदर नहीं आया, बल्कि मुझे जबरदस्ती उन बंदरों ने अंदर धकेला है। लेकिन राजकुमारी जी, आप इस मच्छर सी के चंगुल में कैसे फंस गई? वह जबरदस्ती हमें शाही बगीचे से उठा लाया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। क्या तुम यहाँ से
निकलने का कोई रास्ता निकाल सकते हो? तभी गंगाराम की दृष्टि उस कमरे में रखे मटकों के भीतर पड़े लूट के माल पर पड़ी और गंगाराम झटपट उस माल को वहां रखे एक बोरे में भरने लगा। सब डाकू इस वक्त नशे में बेहोश पड़े हैं, मौका अच्छा है यहाँ से भागने का। सारा माल थैले में भरने के बाद सहसा गंगाराम को बाहर खड़े पहरेदारों का ध्यान आया। यहाँ से तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन बाहर खड़े पहरेदारों के पटाखों से कैसे बचा जाएगा? वे तो देखते ही हमें गोली मार देंगे। तभी उसकी नजर कमरे में रखे हथगोलों पर पड़ गई। अब मजा आएगा जब पटाखों पर पटाखे चलेंगे। राजकुमारी जी, आप इन हथगोलों को उठा लीजिए। गुफा से बाहर निकलने पर, वाह, ये सब भी मुर्दा बेचकर सोए हुए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं, आइए हाथी पर सवार होकर यहाँ से निकल भागे। राजकुमारी तथा गंगाराम नीले हाथी पर सवार हो वहां से भाग निकले और अंधेरे में ही रास्ते की पहचान के लिए एक एक जेवर गिराते गए। भोर होने की चाहत ही जब दोनों शहर पहुंचे तो गश्त देते सिपाहियों की नजर उन पर पड़ी। अरे वाह, देखो कोई भाग रहा है, शायद कोई चोर है, चलो चलकर पकड़ते हैं। सबसे पहले सीधे राजा के पास जाकर डाकू मच्छर सिंह को पकड़ाने का प्रबंध करो, वरना कहीं वह भाग गया तो मेरा इनाम भी मारा जाएगा। तभी सिपाहियों ने उसे तथा राजकुमारी को घेर लिया। सिपाही नए भर्ती हुए थे, इसलिए राजकुमारी को पहचान नहीं पाए। अच्छा, तो चोरी करने के साथ साथ लड़की भी भगा कर ले जा रहा है? क्यों बे नंगू, जल्दी जवाब दे। अरे भैया छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो दिखा इस बोरे में क्या है। इसमें लूट का माल है। एक तो लूट का माल लिए हुए है, फिर भी कहता है चोर नहीं हूं। तुम लोग छोड़ दो इसको, तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत खूब, खूब टल्ल मार रही हो। रात भर हवालात में बंद रहोगी तो सब टल्ल मारना भूल जाओगी। इन्हें अभी राजा के पास ले चलते हैं, वे ही सजा देंगे इन्हें। उन दोनों ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उनके साथ चल दिए। अब अपने राम को याद कर, चोरी के जुर्म में तुझे उम्र कैद मिलेगी और लड़की भगाने के जुर्म में फांसी। मैं तो यही चाहता था प्यारे, राजा के पास चलकर तुम्हारे बनवाए न छुआरे तो मेरा नाम भी टल्ल नहीं। लेकिन जब सैनिक ने गंगाराम और राजकुमारी को अपने राजा पोपटलाल के सामने पेश किया तो, बेटे फूलमती, पिताजी, गले लगने के बाद, तुम डाकू मच्छर सिंह की कैद से कैसे निकल आई बेटी? और यह युवक कौन है? इसका नाम गंगाराम टल्ली है पिताजी। फिर राजकुमारी ने सारी बात अपने पिता को बता दी। राजा ने तुरंत सिप्पे सालार पापड़ सिंह को बुलवाया और आदेश दिया, पापड़ सिंह, आप सिपाहियों को लेकर अभी जाइए और मच्छर सिंह को पकड़कर ले आइए। हम उसे भाग निकलने का कोई मौका नहीं देना चाहते। जो आज्ञा महाराज। सिपह सालार पापड़ सिंह अपने अनेक हथियारबंद सिपाहियों को साथ ले गिरे हुए जेवरों की मदद से डाकू मच्छर सिंह के अड्डे की ओर बढ़ चला। हाँ, हम ठीक मार्ग पर बढ़ रहे हैं, बढ़े चलो। इधर सेनापति के जाने के पश्चात राजा ने गंगाराम को पहनने के लिए सुंदर एवं गर्म कपड़े दिए और बोला, अच्छा गंगाराम, अब एक बात तो बताओ कि आखिर तुम डाकू मच्छर सिंह के अड्डे तक कैसे पहुंचे? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मैंने रास्ते में एक जगह रुककर धोबी के कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़े चुरा लिए थे जो राजकुमार जी के थे, जिन्हें पहना देखकर डाकू मच्छर सिंह ने मुझे राजकुमार समझा और आपसे फिरौती वसूलने के लिए वह मुझे अपने अड्डे पर ले गया। बस मैंने भी अपना करिश्मा दिखा दिया। उसकी बात पर राजा चौंक उठा। ओह, धोबी तो हमारा राज धोबी है जो कारागार में पड़ा इस वक्त अपनी फूटी किस्मत को रो रहा है। तो फिर जल्दी कीजिए महाराज और उसकी फूटी किस्मत को फिर से बना दीजिए, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। उधर डाकू मच्छर सिंह और उसके साथियों की काफी दिन चढ़े आंख खुली और तब, गजब हो गया सरदार, वे दोनों भाग गए। कौन दोनों? राजकुमार और राजकुमारी सरदार। क्या कहा? राजकुमार और राजकुमारी भाग गए? तुम सब क्या कर रहे थे? सरदार, हम तो सो रहे थे। अब क्या होगा? वे तो इस वक्त अपने महल भी पहुंच गए होंगे और मुझे पकड़ने के लिए वहां से सिपाही भी भेजे जा चुके होंगे। हरामखोर, तुम्हारी वजह से आज मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। सोने के अंडा देने वाली मुर्गा मुर्गी यहाँ से भाग गए और तुम सोते रहे। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरदार, हमने आपका
नमक खाया है। तो अब जुलाब की गोली खा, सारा नमक निकल जाएगा। उसके बाद हम तुझे रसगुल्ला खिलाएंगे। ले। लेकिन सरदार, ये सब चीजें हमें बाद में खिलाना। इस वक्त यहाँ से जल्दी से भाग चलो, क्या पता राजा के सिपाही यहाँ कब आ जाएं। तुम ठीक कहते हो। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलना चाहिए। यदि माल सुरक्षित रहा तो बाद में आकर ले लेंगे। ठीक है, चलो। तभी जाओ मच्छर से, हमारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारे अड्डे को चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम लोग बचकर नहीं भाग सकते। भलाई इसी में है कि तुम अपने आदमियों समेत अपने आप को हमारे हवाले कर दो। राजा के सिपाही, आज तुम्हें मौत मारे गए। तभी मच्छर की तरफ भिन्ना उठा। भागो। शैतानों, देखो भाई, बचकर न भागने पाए। डाकू मच्छर सिंह तथा उसके साथी उस वक्त बिना हथियार के थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मारने की बजाय शीघ्र ही जिंदा गिरफ्तार कर लिया। तुमने बहुत नाक में दम कर रखा है। बहुत अच्छा हुआ मुंह से बाहर नहीं निकला दम। बहुत तीस मार खा बनता था अपने आप में। चल और देख राजा तुझे कैसे चुटकी में मसलता है। दूसरे दिन राजा पोपटलाल के दरबारे आम में बहुत भीड़ थी। राजा ने सबसे पहले डाकू सरदार मच्छर सिंह के मुकदमे का फैसला किया। डाकू मच्छर सिंह, तुम्हारे जुल्मों ने हमारी प्रजा को बहुत सताया है और उनके आंसू हमने कड़ाहे में जमा कर रखे हैं। अतः हम तुम्हें उसमें डुबोकर मारे जाने की सजा देते हैं। तुम्हारे साथियों ने हमारी प्रजा का बहुत खून चूसा है, इसलिए हम वो सारा खून तुम्हारे साथियों के शरीर से निकलवा कर अपनी प्रजा के शरीर में पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। वाह, क्या न्याय है भाई, कमाल का फैसला किया महाराज ने। उसके बाद मिस्टर गंगाराम चल्ली, घोषणा के अनुसार तुम्हें इनाम में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यदि तुम्हारी कोई और फरमाइश हो तो हमें बताओ, हम उसे भी पूरा करने में तुम्हें वचन देते हैं। महाराज, आपसे मेरी एक विनती है जो बहुत नेक है। महाराज, मेरे गांव वाले मेरी हर बात को टल्ल समझते हैं, इसलिए मैं घर से यह प्रतिज्ञा करके चला था कि मैं शादी करूंगा तो किसी राजकुमारी से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा और सारा जीवन कोड़ियों की सेवा में लगा दूंगा। यदि आप किसी तरह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करवा दें तो मैं जीवन भर आपके चरणों पर पड़ा रह आपकी प्रशंसा के गीत गाता रहूंगा। गंगाराम की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वैसे लड़का तो कोई बुरा नहीं, सुंदर भी है और अक्लमंद भी। बस एक कमी है, टल ज्यादा मारता है। खैर, जब यहीं रहेगा तो वह भी मारना कम कर देगा। लेकिन प्रकट में वो बोले, गंगाराम, हम कल तुम्हारी विनती पर गौर करेंगे। आज के लिए दरबार बर्खास्त किया जाता है। दूसरे दिन जब दरबार समाप्त होने पर था तो राजकुमारी ने अचानक दरबारियों में उपस्थित हो एक विनती की। महाराज, मैं भरे दरबार में आपकी पगड़ी उछालकर यह ऐलान करती हूँ कि मैं गंगाराम से शादी करना चाहती हूँ। है तो इसमें हमारी पगड़ी उछालने की क्या बात है? हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हमें खुद भी लड़का पसंद है। अरे, यह तो मैं बुरा फंसा, अपनी टल्ल में फंस गया। खैर, इसका भी उपाय खोजूंगा। राजा ने कुछ ही दिनों में अपनी बेटी की शादी का प्रबंध कर दिया। लेकिन शादी वाले दिन शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। गंगाराम, तुम्हें अपने गांव से किसी को बुलाना हो तो हमें बताओ, हम सबको अभी बुलवा देते हैं। नहीं महाराज, मैं यह शादी नहीं कर सकता। गंगाराम की शादी न करने की बात से राजा भौचक्का रह गया। क्या तुम यह शादी क्यों नहीं कर सकते गंगाराम? हमें इसका कारण बताओ, यह हमारी बेइज्जती का सवाल है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। कल रात इंद्रलोक से राजा इंद्र ने मेरी शादी का पैगाम भेजा है। वे मेरी शादी किसी अप्सरा से करना चाहते हैं। गंगाराम ने आदत अनुसार पुनः टल्ला मारी। क्या कहा? इंद्रलोक से तुम्हारी शादी का पैगाम आया है? कहीं तुम टल्ल तो नहीं मार रहे हो? उफ, मेरे साथ बस यही मुसीबत है कि मेरी हर बात को लोग टल्ल समझते हैं, झुठला देते हैं। लेकिन मैं बात 16 आने सही कह रहा हूँ, टल्ल मारकर। और तब राजा पोपटलाल मजबूर हो गए। दूसरे दिन गंगाराम राजा से जाने की आज्ञा लेने दरबार पहुंचा। महाराज, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूं, इसलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूं। ठीक है, हम तुम्हें मान सम्मान के साथ विदा करेंगे, लेकिन जब तुम इंद्रलोक से शादी करके लौटो तो हमारे पास जरूर आना। हमने आज तक अप्सरा नहीं देखी। जी महाराज, जब कभी शादी करूंगा तब जरूर आऊंगा। अभी तो आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
राजा पोपटलाल ने उसी समय बड़े लाव लश्कर के साथ गंगाराम को अपने यहाँ से विदा किया। देखो पापड़ सिंह, गंगाराम हमारे होने वाले दामाद थे, लेकिन नहीं हुए, मगर तुम इन्हें बड़े मान सम्मान और पूर्ण सुरक्षा के साथ इनके गांव छोड़कर आओ। तो आ गया महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। फिर जो ही गंगाराम पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गांव के निकट पहुंचा तो गांव वाले की भीड़ लग गई यह देखने के लिए कि इतने लाव लश्कर के साथ गांव में कौन आया है। अरे यह तो अपना गंगाराम टल्ली है। हाँ, गंगाराम टल्ली है। क्या ठाट बाट के साथ आया है गंगाराम टल्ली भाई वाह। और जब गंगाराम अपने गांव के अंदर पहुंचा तो अरे भाई गंगाराम, तुम तो शादी रचाने गए थे, वह तुम्हारी दुल्हन कहाँ रह गई? क्या पीछे आ रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं काका, हम एक हाथ बात जोड़ते हैं तो वह नथी हाथ आगे से टूट जाती है। राजा पोपटलाल ने तो अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, मगर क्या गंगाराम जी? अब भैया तुमसे क्या छिपाएं, चलो बता देते हैं। राजकुमारी से जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी उसी रात इंद्रलोक के राजा इंद्र की ओर से हमारे लिए शादी का पैगाम आ गया। वे हमारी शादी किसी परी से करना चाहते हैं, इसलिए हमने वहां राजकुमारी वाला प्रस्ताव कैंसिल कर दिया। अब राजा इंद्र के यहाँ जाएंगे शादी करने के लिए। साला टल्ला मारता है। ठीक है भाई, मैं टल्ला मारता हूँ, तो तुम अपने घर जाओगे और मैं अपने घर। और जब गंगाराम अपने घर की ओर लौट रहा है, दूसरे दिन गंगाराम अपने नीले हाथी को मारने पर तुल गया। यह देखकर गांव वाले बड़े अचंभा में पड़ गए। अरे भैया गंगाराम, यह क्या कर रहे हो? इसे 1.25 लाख का बना रहा हूं प्रधान जी। सुबह सुबह फिर टल्ला मार रहा है साला। बस यही मुसीबत है मेरे साथ, मेरी हर बात इनको टल लगती है, जबकि कहता हूं मैं 16 आने खरी। ये सब तो मूर्ख है, बेचारे क्या जाने कि हाथी मरकर 1.25 लाख का हो जाता है। गांव के अनपढ़ लोग जो ठहरे, लेकिन आप मत बनना। कहो बच्चों, कैसी रही है टल? अच्छा, बहुत दूर हट जाओ, नाटक का पर्दा गिरने वाला है, वरना उसमें दब जाओगे।